नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। किसान भाइयों, ठंड के मौसम के अंदर हमने अगर हमारी फसल के अंदर स्टोरेज बढ़ा लिया तो हमारी फसल में साइज बढ़ाना और उत्पादन ज्यादा लेना बहुत आसान हो जाएगा। ये साधारण बात आप सभी को तो पता ही है, लेकिन इसको असलियत में प्राप्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपका यही समस्या का हल लेके आए हैं। तो इस बात के लिए एक लाइक भी बनता है और बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहली वाली बात आपको ये समझना है कि जो फसल है, फसल के अंदर स्टोरेज स्टोर कहाँ हो जाता है। मतलब समझ जाओ कि भाई स्टोरेज के बारे में आपको अगर पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप उसको जिंदगी भर उसको बढ़ा नहीं सकते हो। तो स्टोरेज के बारे में हम पूरी जानकारी जानने वाले, इसलिए हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। बीच में स्किप कर दिया आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे पहली वाली बात, स्टोरेज स्टोर कहाँ पे होता है, इसके अनुसार हमने दो इसके प्रकार किए। तो कंदवर्गीय फसलों में क्या होता है कि कंद के अंदर स्टोरेज स्टोर होता है। जैसे कि भाई देखो, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, या फिर आलू हो गया। तो ऐसी जो फसलें होती है वहां पे क्या होता है कि जमीन के अंदर, जड़ों के अंदर एक कंद बनता है और वहां पे उस कंद के अंदर ही स्टोरेज स्टोर होता है। कंदवर्गीय फसलों में गाजर भी आता है, मूली भी आता है उसमें, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो स्टोरेज जमीन के ऊपर स्टोर करता है, मतलब भाई जमीन के ऊपर वाले हिस्से में, पौधे के ऊपर वाले हिस्से में स्टोरेज स्टोर होता है, उनको हम कंदवर्गीय फसल नहीं बोल सकते। तो ऐसी फसलों में स्टोरेज कहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसमें कंदव अपना वेलवर्गीय भी आ गया या फिर झुड़ुपवर्गीय भी आ गया और बड़े बड़े पौधे भी आ गए। तो कोई भी प्रकार हो कंदवर्गीय छोड़कर उन फसलों के अंदर स्टोरेज स्टोर किया जाता है स्टेम के अंदर। जी हाँ, स्टेम के अंदर स्टोरेज स्टोर किया जाता है। ये जो तना दिख रहा है आपको पौधे का, इसी के अंदर स्टोरेज स्टोर किया जाता है। ये बात अगर आपको पता चल गई तो भाई इससे पहले एक बात और, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है कि भाई अगर आपके फसल में स्टोरेज नहीं होगा, आपके फसल के अंदर स्टोरेज नहीं होगा, तो ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश है, इनके भी रिजल्ट नहीं आने वाले। कई बार आपने महसूस किया होगा अपनी फसल के अंदर कि भाई आप नाइट्रोजन दे रहे हो, दे रहे हो, दे रहे हो, भाई टेम्परेचर भी नॉर्मल है, फिर भी पौधा ग्रो नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फसल के अंदर अगर स्टोरेज ना हो और आपने कितना भी नाइट्रोजन दिया, पौधा बढ़ेगा नहीं। कितना भी फास्फोरस दिया, पौधों के अंदर चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, फलों की साइज नहीं बनेगी। कितना भी डीएपी डाल लो, अगर स्टोरेज नहीं होगा तो साइज नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो एनपीके है, ये बिना स्टोरेज के किसी भी काम के नहीं। ये भी बात आप पहले समझ लो। इसी के साथ साथ क्या होता है, जितने भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, भाई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या काम करते हैं पता है? बहुत ही कम मात्रा में हम इनका छिड़काव करते हैं, मतलब इनके डोसेज बहुत कम रहते हैं। ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम इतने तक कम रहते हैं। तो ये 1-2 ग्राम हमारी फसल के अंदर अचानक से कुछ बढ़वार करा देते या फिर पौधे के अंदर वजन बढ़ा देते। बहुत अलग अलग प्रक्रिया ये पीजीआर हमारी फसलों के अंदर करते रहते। तो ये पीजीआर किसकी सहायता से करते हैं, तो ये स्टोरेज की सहायता से करते हैं। अगर फसल में स्टोरेज नहीं रहेगा तो ये कोई भी प्रकार का पीजीआर आपके किसी भी काम का नहीं है। इस चीज को आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट के तौर पर सिर्फ एनपीके ही नहीं, जितने भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो भी कोई भी कार्य अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो स्टोरेज कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज आप समझ जाओ। अगर स्टोरेज नहीं होगा तो आप अपनी फसल में जो लास्ट में हार्वेस्टिंग करने के बाद जो उत्पादन प्राप्त करते हो वो भी आपको अच्छी तरीके से नहीं मिलने वाला है। तो ये अगर आपने समझ लिया तो इसके आगे वाली बात मैं आपको समझा देता हूं। अब हमें यह समझना है कि भाई अब स्टोरेज हमारी फसल में आता कहां से है। क्या एनपीके डालने से आता है, या पीजीआर डालने से आता है, या फिर कोई और चीज डालने से स्टोरेज आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टोरेज बनाने की जो प्रक्रिया होती है फसल के अंदर, वो एक फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से होती है, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है भाई, पत्तियों के अंदर जो हरे रंग का क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो हरा रंग दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, हरित द्रव्य के कारण, जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है। तो इस हरित द्रव्य के अंदर क्या होता है कि भाई सूरज की रोशनी, मतलब ये जो सूरज की रोशनी और जमीन से कुछ पानी और न्यूट्रिएंट के सहारे और हवा में से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ लेने के बाद क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और इसी में से, इस प्रोसेस में से ऑक्सीजन रिलीज होता है। ये यहाँ पे अच्छी तरीके से बताया गया है। हमारे लिए जरूरी क्या है कि भाई
फोटोसिंथेसिस के अंदर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई पर्याप्त मात्रा में, कोई टेंशन नहीं, उसको तो कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात सूरज की, तो भाई सूरज तो दिन भर रहता है, तो फोटोसिंथेसिस चलने ही वाला है। हमारे हाथ में दो चीजें है कि भाई हमारी पत्तियों के अंदर हरित द्रव्य का प्रमाण बढ़ाना, ये हमारे हाथ में है। और साथ साथ पानी का जो, देखो आप जमीन के अंदर जितना वापसा बना के रखोगे उतना ही पानी जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, पानी फसल के अंदर एब्जॉर्ब होता रहेगा, न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब होते रहेंगे। तो इसके लिए वापसा कंडीशन जमीन के अंदर मेंटेन करना भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भाई ठंड के दिनों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो जाती है। जी हाँ, आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई सूरज की रोशनी के द्वारा और पानी और कुछ न्यूट्रिएंट द्वारा और हरित द्रव्य के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वहां पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि वही आपका एटीपी मॉलिक्यूल समझ लो, वही आपका ग्लूकोज समझ लो, वही आपको, आप इन तीनों को एक स्टोरेज के नाम पे जान लो, आपको समझने में भी बहुत ही आसानी होगी। लेकिन क्या होता है कि ठंड के मौसम के अंदर ये जो सूरज है ये दिन भर रहता है, लेकिन दिन हो जाता है छोटा। ठीक है, आप देखो ठंड के मौसम में दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। तो दिन छोटा रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। उसी का सोल्यूशन इसके अंदर छुपा हुआ है। अब ये किसकी इमेज है भाई, ये फोटो है सी वीड की। सी वीड मतलब क्या, सी यानी कि समुंदर और वीड यानी कि खरपतवार। जैसे हमारे खेतों में खरपतवार होते हैं वैसे समुद्र के अंदर भी ये खरपतवार उगते हैं। और इन खरपतवारों के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खूबी क्या होती है कि भाई जो समुद्र के अंदर जो खरपतवार होते हैं उन खरपतवारों के पास जो प्रकाश पहुंचता है सूरज का वो बहुत ही कम पहुंचता है। क्योंकि क्या होता है कि समुद्र के अंदर जितना गहराई के अंदर आप जाते जाओगे उतना घना अंधेरा होता जाता है। जो जमीन की सतह है, जो समुद्र के अंदर जो सतह है वहां पे प्रकाश कम पहुंचने के कारण इन पौधों को क्या करना पड़ता है, बहुत ही कम सूर्य प्रकाश के अंदर फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ म्यूटेशन के द्वारा कुछ बदलाव कर लिए अपने अंदर कि बहुत ही कम सूरज की रोशनी में भी हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर ले, फोटोसिंथेसिस कर ले। और यही जो आरएनए डीएनए या फिर कुछ ऑक्सीजन हार्मोन्स वगैरह इनके अंदर क्रिएट हो गए, बन गए। तो हम क्या करते हैं, जो सीविड होता है इनको काट कर इसका पाउडर या कोई लिक्विड बनाकर हम हमारी फसलों में जब देते हैं तो यही एबिलिटी हमारी फसलों के अंदर भी आ जाती है कि भाई कम से कम रोशनी में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करे। तो इसीलिए सीविड का जो इस्तेमाल है वो आपको खासकर ठंड के मौसम में अच्छी तरीके से करना है। बहुत सारे लोग भाई पूरे साल भर में कभी भी सीविड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज उनको एक आंसर मिल गया होगा कि भाई ये जो सीविड का इस्तेमाल है ये ठंड के दिनों में ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और क्यों देता है वो कारण आज आपके सामने बिल्कुल है। तो यहां तक जानने के बाद कुछ और चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो स्टोरेज बनता है वो अनलिमिटेड नहीं है। मतलब क्या, समझ जाओ, स्टोरेज 100% हो सकता है। अब देखो इसको किलो में या फिर ग्राम में या लीटर में तो मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ चाहिए स्टोरेज को मेजर करने के लिए। क्योंकि वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है, कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, कितना लग रहा है, ये सब चीजें कहाँ से पता चलेगी, जब हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए कोई ना कोई यूनिट चाहिए। तो उदाहरण के लिए आपकी जो फसल है उस फसल में जो देखो बीजों के अंदर स्टोरेज होते हैं, उसके जो दल होते हैं ना, उस दलों के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, वो स्टोरेज के सारे वो क्या करता है, पहली दो पत्तियां निकाल देता है। और वो पहली दो तीन पत्तियां डेवलप होने के बाद वो और भी पत्तियां डेवलप करने लगते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छी तरीके से चालू होने लगी तो वहां से क्या होता है, फूल भी निकलने लगते हैं और फल भी बनने लगते हैं। और फल फूल बनते वक्त बहुत सारा स्टोरेज भी खर्च होता है। ठीक है, पत्तियां हो गई या फिर फल हो गए, फूल हो गए, ये बिना स्टोरेज के तो नहीं आ सकते ना बढ़ सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोरेज खर्च हो रहा है। तो ये जो 100% स्टोरेज है इसमें से कुछ प्रतिशत 40%, 50%, कुछ ना कुछ प्रतिशत क्या हो रहा है, स्टोरेज खर्च हो रहा है। और बचा हुआ स्टोरेज का फसल क्या करती है, ये अगर आप जान गए तो आप स्टोरेज को बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे। मतलब समझ जाओ, ये स्टोरेज बनता कैसे ये देख लिया, स्टोर कहाँ पे होता है ये देख लिया, खर्च कैसे करता है ये भी समझ लिया। तो बचा हुआ स्टोरेज आपको किस तरीके से काम में आता है ये समझ जाएंगे आप।
ये स्लाइड आपको अंत वाली समझ जाएगी कि भाई हमारी फसल में स्टोरेज क्या होता है और हम कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम हमारा वंश टिकाने के लिए, देखो अगर हम बहुत पैसा कमाते हैं तो हम हमारे जो भी पैसे की आमदनी हो चुकी, जितना भी पैसा इकट्ठा किया है, हम हमारे लड़के को देते हैं, ठीक है, ना कि पड़ोस वाले बच्चों को, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने कुछ कर्जा भी कमाया तो वो कर्जा पड़ोस वाला नहीं उसका भुगतान करता है, वो आपका लड़का ही भुगतान करता है। तो कर्जा हो या फिर पैसा हो, वो कौन वो किसको कैरी फॉरवर्ड होता है? वो आपके अगले वंश को कैरी फॉरवर्ड होता है। क्यों होता है भाई? आपका वंश है, आपकी जिम्मेदारी उठाने वाला है, आपका क्लोन है, ठीक है। तो इसी तरीके से फसल का जो वंश है वो कौन है भाई? फसल का वंश है उसका बीज, ठीक है। तो इस बीज के अंदर क्या होता है? उसका सब आरएनए डीएनए सब होता है, ठीक है। आप देखो फलों के अंदर बीज होता है, कुछ फलों में क्या होता है, ऊपर की तरफ एक ऐसा बड़ा फल रहता है और अंदर की तरफ बीज रहता है। तो वो जो ऊपर की तरफ जो आवरण रहता है वो स्टोरेज ही होता है। आपने देखा होगा सोयाबीन जैसे फसल में, मक्का जैसे फसल में, गेहूं जैसे फसल में, इन फसलों के अंदर क्या होता है, जब ये फसलें हार्वेस्टिंग को आ जाती है तो पूरी फसल सूख जाती है, ठीक है, पूरी की पूरी फसल सूख जाती है, उसमें कुछ भी स्टोरेज नहीं बचता है। वो सब का सब स्टोरेज किस में आ जाता है? उसके बीज के अंदर। बीज के अंदर यानी कि किसके अंदर, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, बीज के अंदर यानी कि उसके वंश के अंदर। मतलब वो अपना बच्चे का अस्तित्व टिकाने के लिए सब स्टोरेज किसके अंदर डाल देती है? बीज के अंदर। अभी आप कहोगे यार दिव्यराज कुछ तो गड़बड़ है, मेरे को तेरी इस बात पे भरोसा नहीं है। तो आपका भरोसा जीतने के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि आप देखना ऐसी सिचुएशन में पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, एकदम ड्राई हो जाता है, कोई भी नमी उसके अंदर नहीं रहती है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में उसके बीज के अंदर नमी बरकरार रहती है। चाहे आप चना ले लो, चाहे आप सोयाबीन ले लो, चाहे आप मक्का ले लो, चाहे आप कोई भी फसल ले लो, ठीक है। गेहूं भी लेते हो तो हार्वेस्टिंग के वक्त उसमें मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है। ये मानते हो नहीं मानते हो? तो ये इंडिकेट करता है कि भाई फसल का ये वंशज है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब उत्पादन कैसे बढ़ाए? भाई इतने जानकारी तो दे दिया, लेकिन इसका फायदा क्या इतना वीडियो देखने के बाद? तो यहाँ तक वीडियो देखे हो ना भाई, बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ समझ लिया, आप बॉटम पे इसको पकड़ सकते हो। तो हमने देखा कि उदाहरण के लिए 100% स्टोरेज था, ठीक है। कुछ कैनोपी डेवलपमेंट में, कुछ फ्रूट डेवलपमेंट में, कुछ रूट डेवलपमेंट में जगह जगह पे वो स्टोरेज खर्च हो गया। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने माना कि भाई 40% खर्चा हो गया, बचा कितना? 60%। तो 60% स्टोरेज किस में आएगा? बचे हुए बीज के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिए। तो जो आप वेजिटेटिव ग्रोथ होती है या फिर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज होती है, यहाँ पे मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि कुछ भारी वाली जमीनें होती है, जिन जमीनों के अंदर पौधा अच्छे से विकास नहीं करता, फल भी बड़ा नहीं होता, फिर भी वो वजन क्यों देती है? ये उसका आंसर है। अगर आप अभी भी नहीं समझे हो यार, तो इस वीडियो को 2 बार अच्छे से समझ लेना, देख लेना, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये थोड़ा कोड लैंग्वेज में है, लेकिन ये पूरा रिवील तो यहाँ पे कर ही दिया है। अब समझने वालों को इशारा, किस किस को ये वीडियो अच्छे से समझ आया और किसको समझ नहीं आया कमेंट करिए, जिससे मुझे भी पता चले कि भाई कितना लेवल अब करना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो भाई, बहुत मेहनत लगती है, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस रखना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।